हेलो स्टूडेंट। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दशहरा से पहले हम लोगों ने इसका एक क्लास लिया था, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो उस क्लास में हम लोगों ने जितने भी लॉज हैं एक्सपोनेंट के उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर में पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, है ना। सो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, ये जो 10 है ये बेस कहलाता है, 24 जो है वो एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 10 रेज टू द पावर 24, 10 रेज टू द पावर 24, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, है ना। और दूसरा क्या था, ये जो एक लॉज में था कि अगर नेगेटिव है एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर बेस है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, है ना। जैसे 10⁻² है तो अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 1/10⁻² चला जाएगा, ये है ना। इसका मतलब यही है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 10⁻³ है तो ये क्या हो जाएगा, 1/10⁻3। या रिवर्स पार्ट भी आप जा सकते हैं, अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारा लॉ के अंदर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पे ये ट्राई थी, जब अपने एनसीईआरटी बुक का आप कंप्लीट कीजिएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a। क्यों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1, ठीक है। सो इसी तरह जैसे 1/2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2। क्यों, 2 को अगर 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा 1, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे ये आपका ट्राइडीज है। इस ट्राइडीज में आपको क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो 2⁻⁻⁴। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट का पॉजिटिव पार्ट। सो 2⁴। क्यों, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से अगर बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो 2⁻0 और 2⁻0 कितना होता है, 1, ठीक है। सो अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा उसका पॉजिटिव वाला एक्सपोनेंट। इसी तरह वाइस परसा, अगर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻⁴, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका नेगेटिव वाला पार्ट 2⁻⁻⁴, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये ट्राइडी जब आप कंप्लीट कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइडीज पे आते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। इन सारे नंबर को आपको किसकी मदद से एक्सपैंड करना है, एक्सपोनेंट की मदद से एक्सपैंड करना है। तो अब आप देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी हर एक नंबर को एक्सपैंड करना सीखा था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 253 तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, 2 × 10⁻100, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, इन प्लस 5 × 10 क्योंकि 5 आपका 10 प्लेस पे है, प्लस 3 × 1, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब ये डेसिमल नंबर में है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी उसी तरह लिखेंगे। 1000 प्लेस पे है, सो 1 × 1000 प्लस 0 × 100 क्योंकि 0 का 100 प्लेस है, प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस। अब जब डेसिमल के बाद रहता है तो ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, अगर आपको याद होगा, ये 6 का प्लेस क्या है, 6 का प्लेस है 10th प्लेस, 10th, है ना, यानी 1/10, यानी 6 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। अब इसको आप एक्सपोनेंट के टर्म में आपको लिखने बोला है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमको किसके फॉर्म में लिखने बोला है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट हर एक में आपको एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। तो इसको हम 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं, प्लस 0 × 10⁻² लिख सकते हैं, प्लस 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 × 10⁻0 प्लस 6 × 1/10 है तो इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 प्लस 3 × 10⁻²,
ठीक है। सो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है यूजिंग एक्सपोनेंट। सो आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट दिस सेकेंड ट्राइडेज ऑल्सो। ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग एक बार फिर से सारे लॉ को रिकॉल कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो हमारा ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, इसमें क्या बोल रहा था, अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है। ये हमारा पहला लॉ था। ठीक है। सो उसी का ये एग्जांपल है। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 2, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो 2⁻⁻5 -3 -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5। ये आपको प्रोसेस बता रहा है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। तो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। सो इसी के बेसिस पे आपका ये ट्राइडीज है। ये ट्राइडीज आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये थर्ड ट्राइडीज है, आप कंप्लीट कीजिएगा। इसी तरह डिवीज़न के लिए भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए अगर दो बेस सेम है और डिवीज़न में है तो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, किसका जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट है उसमें से हमको डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा ये भी हमने पढ़ा था, a⁻m होल⁻n। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, a⁻m × n। ठीक है। तो ब्रैकेट में है, मैंने आपको बताया था कि ये दो अलग अलग चीज़ है। लास्ट वीडियो मैं आपको आज फिर से सेंड कर दूंगा। ठीक है। सो इसका मतलब और इसका मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है। अगर ब्रैकेट है तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसमें क्या है ना, एक का जो एक्सपोनेंट है m⁻m है, n है, और m का जो एक्सपोनेंट है वो n है। यहाँ पे a⁻m का एक्सपोनेंट n है, यहाँ m का एक्सपोनेंट n नहीं है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। तो ये सेकंड जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मान लीजिए बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो हम एक्सपोनेंट को कॉमन ले सकते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह डिवीजन के लिए भी है। और a⁻0 क्या होता है, 1 विथ ऑल कंडीशन। सब में क्या है ना, ए जो है वो बेस जो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेस 0 होगा तो ये कोई भी लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके बेसिस पे अब आप देखिए जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमने ऑलरेडी ये सारा पढ़ रखा है। ठीक है। इसके बेसिस पे जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 12.1। ये जो एक्सरसाइज 12.1 है ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। 3⁻² क्या होगा, इवेलुएट करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3⁻² है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3⁻², यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/9, है ना। सो इस तरह आपको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह ये क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, है ना। पावर के नोटेशन में लिखना है। ठीक है। अब एक चीज़ और, इसको हम लोग पढ़ते हैं पावर, ये 2⁻³ ये हमारा पावर है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये जो 3 है ये पावर है, ये जो 3 है ये हमारा पावर है, ये गलत है ना। जो 3 है ये हमारा पावर नहीं है। ठीक है। हमारा जो 3 है ये एक्सपोनेंट है। जनरली ये एक गलत कॉन्सेप्ट लोग रखते हैं। ठीक है। ये 2⁻³ जो है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि सिंप्लीफाई करना है आपको और रिजल्ट को पावर के नोटेशन में लिखना है, यानी इस नोटेशन में लिखना है। और जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं करके बता दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है। जस्ट अ मिनट।
ओके, सो मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो में क्या बोल रखा है, -3 raised to the power 4। सो इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। ये जो 4 है एक्सपोनेंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 5 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 4। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर नेगेटिव बेस है और एक्सपोनेंट अगर इवन है, तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है और एक्सपोनेंट अगर ऑड है, तो जो नेगेटिव साइन है वो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे -5 raised to the power 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऐसे। क्यों? एक्सपोनेंट ऑड है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी किया था। और अगर यही चीज ऐसे होती इवन एक्सपोनेंट के साथ, तो हम इसको लिख सकते थे 5 raised to the power 4। आपको अगर ये याद होगा तो ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अ, इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करेंगे तो जो थर्ड नंबर है, सो इसको हम लिख सकते हैं -3 raised to the power 4। तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट हमारा क्या है, इवन, इंटू 5 raised to the power 4 बाई 3 raised to the power 4। अब ये दोनों सेम बेस है और डिवीजन में है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज करिए। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल मत कीजिए। ठीक है, 5 raised to the power 4। सो 3 4 -4 क्या हो जाएगा, 0, इंटू 5 raised to the power 4। तो 3 raised to the power 0 क्या होता है, 1। 1 इंटू 5 raised to the power 4, आंसर से 5 raised to the power 4 होगा। एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो जो उसने कंडीशन बोला था, और ये पावर के नोटेशन में। ठीक है, सो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है कहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे ये दोनों में कोई लॉ यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कीजिए। 3 raised to the power 0 क्या होगा, 1, प्लस 4 raised to the power -1 क्या होगा, 1/4, इंटू 2 raised to the power 2 क्या होगा, 4। अब 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 प्लस 4 इंटू 1/4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा। सो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है। अ, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए 1/2 है। मैं एक पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ। -2 है, तो इसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से जो एक्सपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 1 raised to the power -2 होगा और 2 raised to the power -2 होगा, है ना। अब नेक्स्ट 1 पे आप कोई भी एक्सपोनेंट दीजिए, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ये 2 raised to the power -2 होगा। तो 2 raised to the power -2, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 raised to the power 2। सो अब आप खुद देखिए कि इसका मतलब क्या है। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, 1/2 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो अगर मैं 2 को ऊपर कर दूं तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/2। इससे आपका क्या है, समय भी बच रहा है, बट आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अब आप देखिए 1/2 -2 है, तो इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, प्लस 3/2 लिख सकते हैं, और प्लस 4/2 लिख सकते हैं, है ना। अब ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप यू कैन कंप्लीट। ऐसा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो, अगर आप देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और भी 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे उसको मैं आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है,
कि अगर दो पावर सेम है, ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एन, और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का जो एक्सपोनेंट होगा वो भी सेम होगा। ये ऐसा हमने पढ़ा था और इसका हमने यूज भी किया है। ठीक है, तो एक पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है। दूसरा भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर दो पावर सेम है, ठीक है, दो पावर सेम है और दोनों का बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो दोनों का बेस भी क्या होना पड़ेगा, सेम, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी हमने पढ़े थे, इसी का यूज है अभी हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से ये देखिए, पहले तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कीजिए, डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 5 एक्सपोनेंट जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 रेस्ट पावर एम माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर 5, ऐसा होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो एम प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर 5। अब देखिए, अभी जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था उसके हिसाब से बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट को भी क्या होना पड़ेगा, सेम, यानी m प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ से आपको m का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। ठीक है, तो ये आप बनाइएगा। ठीक है, ऐसा एक ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत टिपिकल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपका काम है फैक्टराइज करना। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 रेस टू द पावर -5, 10 रेस टू द पावर -5, 3 रेस टू द पावर -5 इंटू 10 रेस टू द पावर -5 इंटू 125। ठीक है, ये था। और 5 रेस टू द पावर -7, 6 रेस पावर -5। 5 रेस टू द पावर -7, है ना, ये 5 पॉजिटिव है ना, एंड 6 रेस टू द पावर -5, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपका काम होगा फैक्टराइज करना। जितने भी बेस है वो सारे फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए। तो 3 रेस टू पावर -5 ऑलरेडी 3 फैक्टराइज है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है सबसे पहला काम। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 5 रेस पावर -7। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेस टू पावर 3 -5, है ना। अब सबको आप क्या कीजिए, पावर गेटअप में लिखिए। 3 रेस पावर -5 ऑलरेडी पावर गेटअप में है। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है a इंटू बी होल रेस टू द पावर m। जो एक्सपोनेंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं इसको 2 रेस टू द पावर -5 इंटू 5 रेस टू पावर -5, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 5 रेज पर 3। सबका एक्सपोनेंट 1 है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रेज पर -7, इसमें भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू पावर -5। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे अब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कीजिए। सो बेस पहले आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कीजिए, न्यूमरेटर आप अलग से सॉल्व कीजिए और डेनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मिक्स करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका कोई सेम बेस वाला पार्ट नहीं है, तो 3 पर -5, 2 भी अकेला है न्यूमरेटर में, सो 2 रेज पर -5, बट इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड। सो 5 रेज पर -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसमें देखिए कोई भी सेम नहीं है, तो न्यूमरेट डेनोमिनेटर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ पे इन दोनों का बेस
सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों का बेस सेम है लेकिन डिवीजन में तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों का भी बेस सेम है बट डिवीजन में तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर -5 माइनस -5, ये आएगा, है ना, इंटू 2 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। और डिवीजन में है तो इसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -5, है ना। और ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -2, ये इससे आया। और ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला एक्सपोनेंट ऑफ -7, ठीक है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 + 5 +2 इंटू -5 +5 इंटू 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर -2 +7, ये होगा, ठीक है। सो अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे इसको हम अब इजली, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5, ये वन 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5, सो इसका सिंपल आंसर 5 रेज़ टू पावर 5, है ना। So this will be the final answer. So now you can complete your question number 7 also. तो ये आपका जो एक्सरसाइज 12.1 है इसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। 12.2 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका जनरली हम लोग यूज जो है 12.2 का फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं। तो पहले 12.1 आप कंप्लीट कीजिए, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।